हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड हमारी सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेक्चर नंबर 4 इन दिस सीरीज व्हिच इज गोइंग टू बी ऑन रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम क्वेश्चंस। तो एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है बट विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। प्रीवियसली आपने जो 3 लेक्चर देखे हैं उनमें आपने कूलम्स लॉ के बारे में जाना, चार्जेस के बारे में जाना, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट क्विकली अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी। सो हियर इज आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द वर्ड रिलेटिव। इसके नाम से हमें कुछ समझ में आ रहा है। रिलेटिव मीन्स किसी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। एंड परमिटिविटी you all know, we have discussed in Coulomb's law, that is epsilon naught or epsilon, that is property of a medium। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेटिव परमिबिलिटी या रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करा जाता है एप्सिलॉन आर से। आगे जाके आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे कि दिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इसी को आगे जाके पढ़ना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहा जाता है। अब रिलेटिव परमिटिविटी इज व्हाट? नथिंग, बड़ा सिंपल है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? फ्री स्पेस के साथ। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या होती है? मिनिमम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस इट फर्दर। सो दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम divided by permittivity of free space। ठीक है, इसको अगर आपको समझना है या फिर कुछ मतलब रिलेशन निकालना है पुराना, तो आपने कभी किसी जमाने में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा। यू ऑल नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो अ रेशियो, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। मतलब हम स्पीड ऑफ लाइट को जब कंपेयर करते हैं किसका, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं किसी मीडियम में, ठीक है, तो एज कंपेयर टू वैक्यूम, तो उसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली अगर हम परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम को कंपेयर करते हैं किसके साथ? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन आर। दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कई बार एग्जाम में चालाकी से आपसे इसके डायमेंशन पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो रिमेंबर दैट दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है। जितने भी रेशियो होते हैं जैसे आपका स्ट्रेन, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दीज ऑल आर डायमेंशनलेस। ठीक, सो व्हाट इज बेसिकली एप्सिलॉन आर? इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड यू नो दैट वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो दैट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक, it has minimum value। और इसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में भी आप जानते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन एम। अब अगर आप किन्हीं दो चार्जेस को एयर में रखते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगती है k q1 q2 by r square। नाउ where k is 1/4 pi epsilon naught, epsilon naught is permittivity of free space। अगर आप क्या करो, इन सेम चार्जेस को किसी और मीडियम में रख दो जिसकी परमिटिविटी फ्री स्पेस के कंपैरिजन में कितनी है? 20 गुना, ठीक है, तो इन सेम चार्जेस के बीच की फोर्स कितनी हो जाएगी? 1/20, क्योंकि परमिटिविटी बढ़ने से फोर्स क्या होती है? डिक्रीज। कैसे पता चला? कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ क्या कहता है? परमिटिविटी ऑफ एयर अगर मैं निकालूं तो ये कितनी आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। और अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालें तो वो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m, दैट इज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, q1 q2 बाय। नाउ q1 q2 तो सेम है, देखो चार्जेस कभी चेंज नहीं होते, चार्जेस आर इनवेरिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, ठीक है। r, इनके बीच का डिस्टेंस भी हमने क्या रखा है? सेम, 1/4 पाई कांस्टेंट, डजंट चेंज। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर? एप्सिलॉन, दैट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। परमिटिविटी मिनिमम होती है एयर के लिए, तो फोर्स क्या होती है? मैक्सिमम।
सिमिलरली किसी और मीडियम में जाओगे, उसकी परमिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एयर, तो उसमें फोर्स क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू एयर। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इक्वेशन नंबर 2 बोलूं, ठीक है, और इफ आई डिवाइड इक्वेशन 1 by equation 2, then I get F in air upon F in medium, okay, and this is 4 pi से 4 pi cancel, q1 q2 by r square से r square cancel, this is epsilon m by epsilon naught, that is epsilon r k. This implies F in air या F in medium is F in air by के, मतलब मीडियम की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में कितने गुना कम हो जाती है, के। रिमेंबर दैट दिस के की वैल्यू, ठीक है, ये के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1, तो फोर्स इन अ मीडियम इज ऑलवेज लेस देन फोर्स इन एयर, ठीक है, क्लियर। सी द फॉर्मूला। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो आपको क्या समझ में आया परमिटिविटी से, मतलब अगर हम किसी मीडियम में सेम चार्जेस को रखें जिसकी परमिटिविटी 10 टाइम्स है, तो उसमें फोर्स कितने गुना कम हो जाएगी, 10 टाइम्स। मोर द परमिटिविटी लेसर इज द फोर्स, मोर द परमिटिविटी लेसर इज द फोर्स। तो परमिटिविटी बढ़ने से और एयर के कंपैरिजन में सबकी परमिटिविटी क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे करते हैं। एप्सिलॉन आर जो आपके पास आया, that is epsilon m by epsilon naught, and epsilon m is always greater than epsilon naught. This implies epsilon r या k, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से ज्यादा, और k की वैल्यू 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि फोर्स हमेशा क्या होगी, एयर के कंपैरिजन में कम किसी और मीडियम में, ठीक। सो नाउ यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। अब आगे चलते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेटिव परमिटिविटी। सी फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल एंड इसे करने के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू चार्ज स्फीयर्स separated at a distance r exert a force F on each other. If they are immersed in a liquid of dielectric constant 5, then what is the new force? अब dielectric constant का मतलब ही होता है relative permittivity, कितनी देर की है वैल्यू, 5। तो मैंने आपको बताया था relative permittivity की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतने गुना कम हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए, F by 5, ठीक, क्लियर। अब कैसे करोगे, F इन मीडियम अपॉन, या फिर मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, F इन मीडियम क्या हो जाता है, F इन एयर डिवाइडेड बाय K। अब F इन एयर कितना है, F दिया है और K की वैल्यू कितनी दी है, 5, तो कितना आ जाएगा आंसर, F बाय 5, क्लियर। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। होप द स्क्रीन इज क्लियर। अगर स्क्रीन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू इंप्रूव दैट, ठीक है। एंड इफ देयर इज इको और साउंड में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे भी मेंशन कर दीजिएगा, और अगर टॉलरेबल है तो मेंशन कर दीजिएगा सर इट्स ओके वी कैन टॉलरेट दैट, नहीं तो हमें कुछ और सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस मस्ट बी फ्रॉम मेंस एग्जाम आई थिंक, ठीक है, पर है शायद। नाउ सी द क्वेश्चन, इफ टू चार्जेस q1 एंड q2 are separated with a distance d and placed in a medium of dielectric constant k, what will be the equivalent distance, equivalent दो बार आ गया, what will be the equivalent distance between the charges in air for the same electrostatic force। तो अपन को दो केस बनाने पड़ेंगे। केस 1, केस 1 क्या कह रहा है, दो चार्जेस है q1 एंड q2, ठीक है, तो F इन एयर इज 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by d square, suppose this is equation number 1। now कह रहा है what will be the equivalent distance between the charges in air for the same electrostatic force, ठीक है। अभी इसने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k, तो F इन दैट मीडियम कितना हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon m q1 q2 अपॉन
डी डैश स्क्वायर। सपोज उनके बीच का डिस्टेंस हो गया डी डैश। अब कह रहे हैं फोर्स इक्वल करनी है। अब अगर फोर्स इक्वल करनी है, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसकी वजह से फोर्स क्या होने वाली है, कम। बट एक तरीका है, अगर उनके बीच का सेपरेशन क्या कर दें, कम कर दें, तो फोर्स क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एयर फॉर सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, तो वी विल डिवाइड दी देम। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग वी गेट दैट F in air divided by F in medium is equals to epsilon m by epsilon naught q1 q2 से q1 q2 cancel out and d dash का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ठीक, क्लियर। नाउ F in air and F in medium both are given to be same, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, epsilon m by epsilon naught is k, यहाँ जाएगा d डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी डैश का स्क्वायर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बाय के, सो वी नीड डी डैश, डी डैश विल बी डी बाय रूट के, तो सेपरेशन इतने गुना कम हो जाएगा। क्लियर, के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। सो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, नॉट सो डिफिकल्ट। सो प्लीज नोट इट डाउन the answer and try to do it yourself also. ठीक है, clear? Shall we move forward? Okay. So next concept जो आज हमें अपनी इस क्लास में डिस्कस करना था, that was electric field. So बड़े ध्यान से सुनिए, what is electric field? ठीक, previously we have learned about forces. Forces के लिए कितने चार्जेस चाहिए, दो चार्जेस मिनिमम। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसके लिए मिनिमम कितने चार्जेस चाहिए होते हैं, दो चार्जेस, Q1 Q2 separated by some distance experience some force K Q1 Q2 by R square. Now अगर कोई सिंगल चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है, तो ये अपने आसपास फोर्स तो नहीं बनाता, पर क्या बनाता है, एक फील्ड जरूर क्रिएट करता है। और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज घूमता फिरता आए, नाउ देयर आर टू चार्जेस एंड टू चार्जेस एक्सपीरियंस या एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो अगर एक बड़ा सा चार्ज है जिसने अपने आसपास एक रीजन क्रिएट किया है, उस रीजन को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा छोटा सा, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। दैट फिनोमेना, दैट रीजन, दैट स्पेस अराउंड अ चार्ज, सोर्स चार्ज, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीचर क्लास में अपने आसपास क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है, पढ़ाई की फील्ड। ठीक है, उसमें बच्चे आते हैं तो वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एनालॉजी। सिमिलरली एक चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, बट इट विल एक्सपीरियंस आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। चार्ज का नेचर कैसा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्शन। सिमिलरली जैसे टीचर है, टीचर ने अपने आसपास फील्ड बनाई, ठीक है, बच्चे पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो बच्चे पढ़ने के मूड से आ रहा है या ना पढ़ने के मूड से आ रहा है। अगर वो पढ़ने के मूड से आ रहा है तो ही विल ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द बोर्ड और अपनी पढ़ाई को लेके। ठीक है, और अगर उसको पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है तो ही विल रिपेल और ही विल मूव अवे फ्रॉम द एजुकेशन और द स्टडी गोइंग ऑन। ठीक है, क्लियर। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टेक्निकली आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज नथिंग बट अ स्पेस, किसके अराउंड, अराउंड अ सोर्स चार्ज इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब नियर बाय एरिया ऑफ विच अनदर टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, क्लियर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द स्पेस स्लैश रीजन around the source charge in the vicinity of which, vicinity मतलब nearby area of which another charge would experience a force of
अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक, लेट अस सपोज एक प्लस क्यू चार्ज है, इसने अपने आसपास क्या बनाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर भी करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द मेथड टू शो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या द पिक्टोरियल डिपिक्शन, है ना। सो दिस इज रिपल्सिव फील्ड। रिपल्सिव फील्ड मतलब अगर सिमिलर नेचर का चार्ज आएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा देन इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली अगर मैं माइनस क्यू चार्ज के लिए बनाऊं तो ये कुछ अट्रैक्टिव फील्ड बनाता है। अब ये दोनों चार्जेस हैं, पहले वाले चार्जेस की बात करता हूं, अगर इसके आसपास कोई नेगेटिव चार्ज आ गया देन इट वुड डेफिनेटली एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आया इस रीजन में तो इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये वो रीजन है इस चार्ज के अराउंड, जैसे टीचर के अराउंड, इन विच अनदर चार्ज वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, इट इज अ स्पेस, स्पेस है ये और कुछ नहीं है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, अनुभव होता है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, किसी दूसरे चार्ज को, ऐसा नहीं होगा कि किसी भी बॉडी जिस पे मास है उसे ये अनुभव होगा। अनुभव होने के लिए उस बॉडी पे क्या होना जरूरी है, चार्ज। ठीक है, क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इसे समझने के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेता हूं। लेट अस सपोज एक रीजन में बहुत सारे चार्ज हैं। नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो फोर्स ऑन एनी चार्ज कितना होगा, फोर्स होगा K, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। NH चार्ज पे निकालते हैं, Q1 Qn बाय R1 स्क्वायर, Rn स्क्वायर सपोज, प्लस ये तो कॉमन ही है, Q1 Q2 Qn बाय R2 स्क्वायर, सिमिलरली Q3 Qn बाय R3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। ठीक, अब इसमें से Qn क्या है, NH चार्ज जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, दैट इज कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, Q1 बाय Rn स्क्वायर प्लस Q2 बाय R2 स्क्वायर प्लस Q3 बाय R3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn, और इसे हम लिख सकते हैं समेशन Qi बाय Ri, I 1 से लेके n तक, दिस इज नेट फोर्स। ठीक है, अब फोर्स किस पे लग रही है, Qn पे। किन की वजह से लग रही है, इन सारे चार्जेस की वजह से। तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Qi बाय Ri का स्क्वायर, I 1 से लेके n तक। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर। अब मैं इसे शॉर्ट में लिख लेता हूं कि अगर कोई Q चार्ज है, ये अपने आसपास फील्ड बनाता है, तो इस फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। नाउ सपोज इस फील्ड की वैल्यू है E। अब इस फील्ड की वजह से कोई दूसरा चार्ज आएगा Q0, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। अब वो फोर्स किसके बराबर होगी, F इक्वल्स टू Q0 टाइम्स E। तो E कितना हो जाएगा, F बाय Q0। ठीक, तो ये कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई, कैपिटल Q ने। ठीक है, इसकी वजह से फोर्स लगा, किस पे लगा, जो उस फील्ड में आया Q0, और कितना लगा, F इक्वल्स टू Q0 टाइम्स E। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ स्मॉल चार्ज पार्टिकल
in the vicinity of a source field, that is electrostatic field. ठीक है, तो फोर्स कितना लगता है, Q नॉट टाइम्स E, जहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. किसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल Q ने. ठीक है, तो फोर्स किस पे लगा, स्मॉल Q नॉट पे. समझ लो, ये जो कैपिटल Q है ये आपका टीचर है, और ये जो स्मॉल Q नॉट है ये क्या है, स्टूडेंट्स. तो फोर्स लगाता कौन है, जो फील्ड बनाता है. फील्ड किसने बनाई है, कैपिटल Q ने, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इसने अपने आसपास वो रीजन क्रिएट किया है. क्लियर. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, एज यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity with SI यूनिट. देखो यहां से SI यूनिट आ जाएगी इसकी, दिस इज न्यूटन पर कूलम. ठीक, और बाद में अभी आप आगे पढ़ोगे इसे कहते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं. ठीक है, क्लियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर. ठीक हो गया. नाउ ऑल्सो नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड follows superposition principle just like electrostatic force. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, एक और बार समझा देता हूं कि अगर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है किसी रीजन में, दैट इज फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो नेट फील्ड एट एनी पॉइंट इज ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस. इन सब चार्जेस की फील्ड निकालनी पड़ेगी आपको, और उन सब का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर सम. ई नेट एट एनी पॉइंट P, ओके, ई नेट एट पॉइंट P तो सबकी वजह से लगेगा. सो ई ड्यू टू Q1 प्लस ई ड्यू टू Q2 प्लस अप टू सो ऑन ई ड्यू टू Qn. सारे के सारे चार्जेस उस पॉइंट पे क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. ठीक है, क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कुछ इंपॉर्टेंट बात. तो सपोज अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है. ठीक है, तो मतलब इस साइड पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और इस साइड नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E. अब इसमें अगर कोई चार्ज आएगा, ठीक है, सपोज इसमें चार्ज आया Q नॉट, तो अगर ये पॉजिटिव है देन इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स. बट कहां लगेगी फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. फोर्स कहां लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि रिपल्शन फील करेगा ना पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से कहां जाना चाहेगा, दूर, तो इस पर फोर्स कहां लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. कितनी लगेगी, F इक्वल्स टू Q नॉट टाइम्स E. ठीक. ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज लूं, इस पे भी फोर्स लगेगी, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि ये दूर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दैट इज हियर. तो F कितना हो जाएगा, Q नॉट E बट अपोजिट. ठीक है, तो नोट करके लिख लेना, अ पॉजिटिव चार्ज placed in uniform electric field experiences force in the direction of electric field, whereas negative charge experiences force opposite to the direction of electric field. Clear? Now moving on to the last topic of this video, और उस टॉपिक को खत्म करने के बाद we will do some questions and that will be the end. Hope the video is not too long for you and आप बोर नहीं हो रहे हैं. ठीक है, क्लियर. इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पर्सपेक्टिव से, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से.
सो लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अपन ने लिया एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, बाहुबली अपने इलाके का, ठीक है। तो बाहुबली लोग आसपास क्या बनाते हैं, प्रभाव होता है उनका, ठीक है, फील्ड होता है। तो इसके आसपास भी क्या होगा, एक फील्ड होगा। अब इसमें जो आम जनता होती है, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स। अगर बाहुबली की इमेज अच्छी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इमेज खराब है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज। ये कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, मामूली है ना, स्मॉल चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल। नाउ आप सभी ने कूलम्स लॉ पढ़ रखा है, और कूलम्स लॉ कहता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। अब नाउ एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू नॉट, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, F इज K क्यू नॉट बाय, लेट अस सपोज इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। नाउ आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, नहीं, फील्ड चाहिए। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज, जिस पे फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, क्यू नॉट पे लग रहा है। वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर। सो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, के क्यू बाय आर स्क्वायर, विच इज सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सो हियर यू कैन सी दैट क्लियरली that electric field depends first of all on the magnitude of source charge। जिसने वो फील्ड बनाया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितना स्ट्रांग है, इस बात पे डिपेंड करेगा फील्ड भी कितनी स्ट्रांग है। अगर टीचर एक स्ट्रांग टीचर है, एक मतलब डायनेमिक टीचर है, वो बढ़िया से पढ़ा रहा है, तो उसके द्वारा की गई फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या होगी, स्ट्रांग। और दूसरा ये डिपेंड कर रहा है आर स्क्वायर पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जो पास वाला रीजन है उसमें इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा, और जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं इसका प्रभाव क्या होता रहता है, कम, इफेक्ट क्या होता रहता है, कम। रिमेंबर दैट फील्ड इज द सोर्स, मतलब फील्ड की वजह से क्या लगता है, फोर्स। तो फोर्स एक इफेक्ट है, किसकी वजह से आता है, वो फील्ड की वजह से, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे, आगे वाले बच्चे को अगर आप देखो तो वो ज्यादा अटेंटिव रहता है, ज्यादा अलर्ट रहता है, ठीक है, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा होता है। क्यों, क्योंकि उसकी डिस्टेंस क्या है, कम है सोर्स चार्ज से। जैसे जैसे आप दूर जाते रहते हो सोर्स चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज। वी कैन ऑल्सो प्लॉट दिस ग्राफ। In this graph you can clearly see that as we increase the distance, the value of electric field keeps on decreasing, ठीक। E is inversely proportional to R का स्क्वायर, ठीक हो गया। कभी ग्राफ पूछ लेता है आपसे पेपर में, ठीक है, कभी इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, ये बेसिक्स है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, सच दैट आपको एक फॉर्मूले क्लियर हो जाए। सोल्यूशन 1, ठीक है, क्या कह रहा है, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने, बहुत ही बेसिक, ठीक है, सबके मतलब का। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज 1.5 मिली न्यूटन। 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं और 10⁻³ को मिली, ठीक। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस, तो F कितना दे दिया आपको, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला कौन होता है, टेस्ट चार्ज, कितना है, क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, बहुत सिंपल, E इक्वल्स टू F बाय क्यू नॉट, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा 1.5 बाय 1 इंटू 10⁻3, ठीक। सो दैट इज 3/2 हो गया, सॉरी 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, सॉरी न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सोर्स चार्ज। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था।